वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 18 जनवरी 2022। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए चर्चा शुरू करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो फिर वो काम किसी काम का नहीं। तो इसी के साथ इस सेशन को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको और भी पुराने पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने भारत के पहले बालिका विद्यालयों की स्थापना किस राज्य में की थी? विकल्प ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है गोवा तथा विकल्प डी है मध्य प्रदेश। प्रश्न को दोबारा से सुने। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने भारत के पहले बालिका विद्यालयों की स्थापना किस राज्य में की थी? विकल्प ए है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गोवा तथा विकल्प डी है मध्य प्रदेश। इनमें से विकल्प बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी जयंती पूरे देश में मनाई गई। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ पुणे महाराष्ट्र में भारत के पहले लड़कियों के स्कूलों में से एक की स्थापना की। वह शिक्षिका बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। उन्होंने विधवाओं के लिए महिला आश्रम और शिशु हत्या को रोकथाम के लिए गृह भी खोला। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है पेरिस तथा विकल्प डी है नैरोबी। प्रश्न को दोबारा से सुने। विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है पेरिस तथा विकल्प डी है नैरोबी। इनमें से विकल्प बी जिनेवा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय WTO सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों में अपील सुनने के लिए 7 व्यक्तियों का एक अस्थायी निकाय है। भारत ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार विवाद निपटान पैनल के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। विवादित निकाय में कहा गया है कि चीनी और गन्ने के लिए देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मापदंडों के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP का मसौदा जारी किया है? विकल्प ए है युवा मामले और खेल मंत्रालय, बी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय तथा विकल्प डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP का मसौदा जारी किया है? विकल्प ए है युवा मामले और खेल मंत्रालय, बी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी है अक्षय ऊर्जा मंत्रालय तथा विकल्प डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इनमें से विकल्प बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय युवा खेल नीति NASP का मसौदा जारी किया है। नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नीति का दृष्टिकोण 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेलों राष्ट्रों में से एक बनाना है। अगला प्रश्न है, DRDO दिवस 2021 के लिए घोषित विषय क्या था? विकल्प ए है आत्मनिर्भर भारत, बी है निर्यात, सी है महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियां तथा विकल्प डी है शक्ति और विज्ञान। प्रश्न को दोबारा से सुने। DRDO दिवस 2021 के लिए घोषित विषय क्या है? विकल्प ए है आत्मनिर्भर भारत, बी है निर्यात, सी है महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियां तथा विकल्प डी है शक्ति और विज्ञान। इनमें से विकल्प बी निर्यात बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपनी स्थापना का 63वां स्थापना दिवस मनाया था।
डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। वर्तमान में डीआरडीओ वैमानिकी, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन सहित कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहा है। डीआरडीओ अध्यक्ष ने 2021 के लिए डीआरडीओ की थीम के रूप में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को घोषित किया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार प्रति लेन देन ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सीमा क्या है? विकल्प ए है 100 रुपये, बी है 200 रुपये, सी है 500 रुपये तथा विकल्प डी है 1000 रुपये। प्रश्न को दोबारा से सुने। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार प्रति लेन देन ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सीमा क्या है? विकल्प ए है 100 रुपये, बी है 200 रुपये, सी है 500 रुपये तथा विकल्प डी है 1000 रुपये। इनमें से विकल्प बी 200 रुपये बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने प्रति लेन देन 200 रुपये तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति देने के लिए एक रूपरेखा जारी की। यह ढांचा 2000 रुपये की समग्र सीमा के अधीन है। एक ऑफलाइन डिजिटल भुगतान एक ऐसा लेन देन है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती। इन लेन देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक AFA की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता को आयोजित कर रहा है? विकल्प ए है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय तथा विकल्प डी है पर्यटन मंत्रालय। प्रश्न को दोबारा से सुने। कौन सा मंत्रालय जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है? विकल्प ए है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय तथा विकल्प डी है पर्यटन मंत्रालय। इनमें से विकल्प बी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। यह प्रतियोगिता सभी प्रतिभागियों के लिए 26 जनवरी 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण के हिस्से के रूप में खुली रहेगी। घटनाओं का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को संवेदनशील बनाना, समाधानों के लिए विचारों पर चर्चा करना और शहरों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर गिटहब की मूल कंपनी कौन सी है जो हाल ही में खबरों में रही थी? विकल्प ए है गूगल, बी है ट्विटर, सी है माइक्रोसॉफ्ट तथा विकल्प डी है मेटा। प्रश्न को दोबारा से सुने। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर गिटहब की मूल कंपनी कौन सी है जो हाल में खबरों में रही थी? विकल्प ए है गूगल, बी ट्विटर, सी माइक्रोसॉफ्ट तथा विकल्प डी मेटा। इनमें से विकल्प सी माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो माइक्रोसॉफ्ट गिटहब का मूल संगठन है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी सेवा है। इसका उपयोग भारत में मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करने वाले एप्लीकेशन को बनाने और विकसित करने के लिए किया गया था। एप्लीकेशन ने बिना अनुमति के सोशल मीडिया से सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया और बुलीबाई ऐप पर नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया। भारत सरकार का CERT- इन मामलों में गिटहब और ट्विटर के साथ जांच कर रहा है। अगला प्रश्न है, 2022 तक भारत में कितने बैंकों को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी कि D-SBI के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 तथा विकल्प डी है 5। प्रश्न को दोबारा से सुने। 2022 तक भारत में कितने बैंकों को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों DSBI के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 तथा विकल्प डी है 5। इनमें से विकल्प बी 3 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी कि D-SBI के रूप में पहचाना जाना जारी है। ये बैंक विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं और उन्हें पूंजी संरक्षण बफर के अलावा अतिरिक्त सामान इक्विटी टियर 1 CET1
पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। अद्यतन 31 मार्च 2021 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना तथा विकल्प डी है गुजरात। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस राज्य ने अपना पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना तथा विकल्प डी है गुजरात। इनमें से विकल्प बी कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए एलएनजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह का पहला टर्मिनल न्यू मैंगलोर पोर्ट में एनएमपीटी के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन जीवन रक्षा किस संस्था से संबंधित है? विकल्प ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है रेलवे पुलिस बल तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। प्रश्न को दोबारा से सुने। मिशन जीवन रक्षा किस संस्था से संबंधित है? विकल्प ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है रेलवे पुलिस बल तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इनमें से विकल्प सी रेलवे पुलिस बल यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो रेलवे पुलिस बल के जवानों ने वर्ष 2021 में भारतीय रेलवे में 601 लोगों को बचाया। उन्होंने पिछले 4 वर्षों में मिशन जीवन रक्षा के तहत पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेनों के पहियों से 1650 लोगों की जान बचाई। भारतीय रेलवे ने 1.2 लाख से अधिक सही यात्रियों को 23 करोड़ मूल्य का सामान वापस किया है। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्नों के समाधान के रूप में, वे प्रश्न जो आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए थे, उनके सॉल्यूशन की बात हम इस सेशन में करेंगे। अभी तक हमने बात किया आज की डेट में जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे। तो आइए अभ्यास प्रश्नों के समाधान की चर्चा करते हैं। इससे पहले फिर से आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ या पिछले वीडियोज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए पहले अभ्यास प्रश्न के समाधान की बात करें। पहला प्रश्न था, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस मंत्रालय ने टीसीएस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प ए था जनजातीय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, बी शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तथा विकल्प डी खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इनमें से विकल्प सी विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो टीसीएस ने 8000 करोड़ रुपए तक की केंद्र की पासपोर्ट योजना के चरण 2 को हासिल किया है। विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने पासपोर्ट सेवा चयन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को फिर से चुना है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा मिशन क्रिटिकल ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है। अगला प्रश्न था, किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून लागू किए हैं? विकल्प ए था मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया तथा विकल्प डी था श्रीलंका। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले एक नए कानून लागू किए हैं? विकल्प ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया तथा विकल्प डी श्रीलंका। इनमें से विकल्प बी फिलीपींस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो फिलीपींस में बाल विवाह अवैध हो गया है क्योंकि इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून उस देश में प्रभावी हुआ जहां 6 में से 1 लड़की 18 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती है। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर के आते हैं, तो बात करें उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है इत्तिरा डेविस, बी है समित घोष, सी है बनराव प्रभाकरी तथा विकल्प डी है राजेश जोगी। प्रश्न को दोबारा से सुने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है इत्तिरा डेविस, बी समित घोष, सी बनवार प्रभाकरी तथा विकल्प डी है राजेश जोगी। अगला प्रश्न आपके लिए, पीएम मोदी ने जनवरी 2022 में तमिलनाडु में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? विकल्प ए है 8, बी है 5, सी है 11 तथा विकल्प डी है 16। प्रश्न को दोबारा से सुने। पीएम मोदी ने जनवरी 2022 में तमिलनाडु में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? विकल्प ए है 8, बी 5, सी 11 और विकल्प डी है 16। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ये प्रश्न आपको हमारे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहां पर भी विकल्पों को चयनित करके उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और यदि उपयोगी लगे तो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें वहां पर भी हम आपको नए नए अपडेट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड देते रहेंगे। बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।